of civics. So everyone carefully my contents and teach the and read the lesson. देखिए बेटा वाई सब लोग पहले बंद कर दीजिए, ठीक है। बस सुनिए, चैप्टर 3 है सिविक्स का 14 नंबर ओपन कर लीजिए, ठीक है बेटा। वाइस बंद करो पहले। इस चैप्टर नंबर मेन चैलेंज बिफोर डेमोक्रेसी, ठीक है। ये चैप्टर है आपका। इसका मतलब होता है कि लोकतंत्र की जो प्रमुख बाध्यताएं होती हैं, ठीक है, या जो मुख्य चुनौतियां होती है उसके बारे में बता रहा हूं आपको। तो इंडिया इज इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। जो भारत था सभी लोग जानते हैं भाई 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ड्यूरिंग लास्ट 6 डिकेड्स द कंट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन मेनी सेक्टर्स। लगभग 6 दशकों के बाद, डिकेड्स में तो दशक होता है, ठीक है, 6 का 7 दशक हो गए क्योंकि भारत अभी 74वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो लगभग 7 डिकेड्स के बाद इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्रेस किए, हर मतलब कि विधा में, हर क्षेत्र में। तो मेनी रिफॉर्म्स और ब्रॉट इन अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेक्टर। तो जो मेनी रिफॉर्म माने कई सुधार किए गए, जैसे किसमें किए गए, मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में किए गए, सामाजिक क्षेत्र में किए गए और राजनीतिक क्षेत्र में किए गए। जो अमेंडमेंट होते हैं ना, बदलाव। तो देखिए, हाउएवर द पेस ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन रादर स्लो बिकॉज देयर आर मेनी चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसी फेसिंग। देखिए, जो भारत की गति है, जो पेस है, वो तो स्लो है, लेकिन इसमें लिखा गया बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक कम्युनिज्म, कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग्स, टेररिज्म, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन समस्या क्या है भारत में? टेररिज्म, आतंकवाद, पॉवर्टी, दरिद्रता, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी। ये सब सारी चीजें जो हैं वो आज 7 डिकेड्स के बाद भी इंप्रूव नहीं हो पाई हैं। ये डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है अभी तक की। तो देखिए, इट हैज नॉट बिकम्स पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू पे होल हार्टेड अटेंशन मनी टुवर्ड्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड यूटिलाइज ऑल दी फंड्स अनमार्क्स फॉर दिस देम। यानी कहने का मतलब है सरकार के पास इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि वो प्रत्येक क्षेत्र में एक साथ ध्यान दे पाए। तो द एबव मेंशन्ड प्रॉब्लम्स आर अननेसेसरली इंक्रीज डिफरेंसेस इन द सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट अमंग पीपल्स ऑफ द कंट्री। एबव मेंशन यानी जो ऊपर अभी मैंने मेंशन किया, जो मैंने अभी आपको बताया, उल्लेख किया, तो मोर सर्टेन ओल्ड ट्रेडिशन, कस्टम्स, बिलीफ which are not in conformity with the present day situations are prevalent even today in Indian society। जैसे मैं कह सकता हूँ कि moreover certain old tradition, जो भारत की पुरानी संस्कृति है उसके अनुसार जो रिवाज है उसका उसको लिया जाए बिलीफ, तो which are not conformity with the present day। तो आज के दिन से ये निश्चित नहीं हो सकता है कि सिचुएशन आर प्रेवलेंट इवन टुडे इन इंडियन सोसाइटी, कि जो भारतीय समाज में जो आज की स्थिति हो पहले हुआ करती है, जो पहले स्थिति थी वो हुआ करती है, उसमें इंप्रूवमेंट हुए हैं। तो वायलेंस और टेररिज्म समटाइम्स इश्यूज सीरियस सिचुएशन। देखिए एक बात है, वायलेंस जो है, वायलेंस हिंसा जो है, मतलब जो राइट्स जिसको बोलते हैं दंगे जो है, वो कंडीशन टेररिज्म जो था वो पहले भी था, वो आज भी है। तो इट इज टाइम दैट सीरियस थ्रेट इज गिवन टू दिस चैलेंज। लेकिन जो टेररिज्म है वो आज देश के लिए, जो देश में डिकोरम है, राजतंत्र है, शासनता है, उसके लिए चुनौती पेश कर रही है। देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पहली प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ भाई? दिखाई नहीं पड़ रहा है? अब बताना बेटा, अब कुछ दिख रहा है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिखा, इसका मतलब होता है जनसंख्या विस्तार, ठीक है, जनसंख्या का बढ़ना या विस्तारवादी जनसंख्या। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, when the rate of growth of population become very fast and assumes that the proportions that the available resources fall short of needs of people। ये बात सभी लोग जानते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स यही कहती है कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो जो वस्तु होती है उनमें कमी आती है, ठीक है ना। तो when the rate of growth of population, जब जनसंख्या का दर बढ़ता है, becomes very fast and assumes, यानी assumes मतलब क्या होता है? जितनी हमारी धारणा नहीं होती उससे भी कहीं ज्यादा तेज अगर बढ़ती है तो क्या होता है? such proportions that available resources fall short। भाई ऐसा है कि अगर एक परिवार में 5 लोग हैं,
5 लोग के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जा रहा है। अगर 7 हो जाएंगे तो कमी तो हो ही जाएगी। वही चीज में कह रहा है कि अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, वेरी फास्ट एंड एज्यूम सच दैट प्रोपोर्शंस दैट अवेलेबल रिसोर्स फाल, यानी जो हमारे लिए जो बेसिक नीड्स होती है वो क्या हो जाएंगे, फाल शॉर्ट ऑफ नीड ऑफ पीपल, जो लोगों की सबसे छोटी आवश्यकताएं उसमें भी कमी आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो सच सिचुएशन इज टर्म्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या बिखराव भी कर सकते हैं, विस्तार भी कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन मतलब होता है बिखर जाना, अलग अलग हो जाना, टू सेपरेट। तो ऑल द एफर्ट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री आर न्यूलिफाइड बिकॉज ऑफ द फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑल द एफर्ट्स डायरेक्टेड टुवर्ड इकोनॉमी, तो सारी चीजें कहां पर डिपेंड हो जाती हैं, तो सारा एफर्ट्स होता है कहां जाता है आदमी का, आर्थिक व्यवस्था को लेकर के। तो मतलब कि होता क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री न्यूलिफाइड बिकॉज ऑफ फास्ट ग्रोथ। न्यूलिफाइड का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, यानी घटने लगती है। किसकी वजह से घटती है, फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने की वजह से। यानी मेरे बात का कंक्लूजन ये निकला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, अगर जनसंख्या बढ़ेगी, जो नीड्स हमारी जो बेसिक नीड्स होती है उसमें क्या आएगा, डिफिशियंसी आएगी, उसमें कमी आएगी। ये श्योर एंड सर्टेन। ऐसा मेरा इकोनॉमिक्स भी कहता है। आप कॉमन तौर पे समझ सकते हैं कि परिवार में जितने लोग रहते हैं, अगर उतनी चीजें मिल रही हैं, अगर उसमें जनसंख्या बढ़ जाएगी फिर उतनी चीजें दिया जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु में कमी आएगी, जो हमारी बेसिक नीड्स होती है। मेरी बात समझना। अब आइए आपको 2-3 चीजें बताते हैं, मतलब कि जो डेटा है कुछ उसके बारे में बता रहे हैं। ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्रीज 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। आप ऐसा सुनिए होंगे कि जो विश्व की पूरी क्षेत्रफल है, जो पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल है, उसका जो इंडिया का क्षेत्रफल है 2.42% है। यानी जो पूरे विश्व की जनसंख्या, विश्व का क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल अगर पूरे को लिया जाए तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.42% है। समझ में आया? यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल का इंडिया का परसेंट कितना है, 2.42% है वर्तमान में। भाई जनसंख्या बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा घटेगा तो है नहीं, वो तो सिचुएट रहता है एक ही जगह पे। तो देखिए, द कंट्री पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली, इसमें गलत लिखा गया है, डेटा जो लिखा गया उसमें गलत, इसमें लिखा गया है 16.8%। यानी जो विश्व की जनसंख्या का भारत जनसंख्या 16.8, ऐसा नहीं, ये गलत है। जो वर्तमान में भारत की जनसंख्या है, जो विश्व की जनसंख्या है वो 17.5% है। कितना है, 17.5, यानी 17.5% है। पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, इंडिया पॉपुलेशन का देखा जाए तो 17.5%, 17.5%, और वर्ल्ड के जो एरिया है उसका कितना है, एरिया का कितना है, एरिया का जो है वो 2.5 है, और पॉपुलेशन का कितना है 17.5। ठीक है, ये पार्ट ऑफ एरिया है, ये पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है। देखिए, तो अब आपको बता रहे हैं कि एज पर द 1991 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज 23.8 करोड़ व्हिच आर इंक्रीज्ड टू 121.6 करोड़ एट द पर सेंसस ऑफ 2011। तो इसका मतलब है एज पर टू 1991 सेंसस, यानी अगर 1901 की सेंसस को देखा, सेंसस मतलब जनगणना होता है, अगर 1901 की जनगणना को देखा जाए तो देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग 24 करोड़ थी। अकॉर्डिंग टू 1901 सेंसस the population of India is approximately 24 करोड़। यानी जो अगर 1901 की जनगणना को देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 24 करोड़ थी। और अगर 2011 जो प्रीवियस सेंसस हुई इंडिया में 2011, भाई प्रत्येक 10 वर्षों में सेंसस होता है भारत में जो हर 10 वर्षों में जनगणना होती है। 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें कितना आए थे, लगभग 121 करोड़ आए थे, यानी 1 अरब 21 करोड़ ये पॉपुलेशन थी। अब इसमें देखने वाली बात है, टर्मिनोलॉजी क्या होती है इसकी। द डेथ रेट ऑफ कंट्री वाज रिड्यूस्ड कंसीडरेबली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। यानी जो भारत की जो मृत्यु दर है वो क्या हुआ गया है, रिड्यूस्ड कंसीडरेबली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। यानी भारत की जो मृत्यु दर है वो बढ़ी है। क्यों? रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम होना। रिड्यूस कंसीडरेबली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ, यानी क्योंकि भारत में जो भाई सुविधा विस्तार हुआ है, क्योंकि अब क्या है हर जगह हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, तो इस समय जो पहले मृत्यु दर हुआ करती उससे कम हुई है। पहले लोग ज्यादा मरा करते थे, अब कम मरते, क्योंकि अब जो हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी जो स्वास्थ्य जन सुविधाएं हैं वो बढ़ गई है, विस्तृत हो गई है। अगली चीज, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री ऑल्दो द बर्थ रेट इज रिड्यूसिंग बट इज पेस इन रेदर देन स्लो। यानी जो भारत की जनसंख्या दर, जो वृद्धि दर थी
वो क्या किया जाए, देखिए अगर माना जाता है, मैं अपने से बता रहा हूं आपको कि 1961 में सबसे अधिक भारत की संख्या बढ़ी थी, जो 10 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक 1961 बढ़ी थी। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो हर वर्ष कम होती थी, यानी जो बढ़ने की दर है वो कम हो जा रही है, जनसंख्या कम बढ़, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। अब एक ही दो सही है, पहले एक्स्ट्रा हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो आगे समझिएगा, जितना मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं? पहले सभी लोग बताइए एक बार, क्या भैया हंस रही है, पूरी तरीके से नहीं जा रही है, जा आ रहा है बेटा? अच्छा, अभी वीडियो सेंड कर दिया जाएगा तो उसको देख लेना, ठीक है? ठीक बेटा। हाँ, अब आपको थोड़ा सा 2-3 डेटा बता रहा हूं, उसके बारे में समझिएगा। देखिए, काजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी किस वजह से जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, ठीक है, उसके क्या क्या कारण है। ये क्या है, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण, इस कारण से जनसंख्या इंडिया में बढ़ी। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन था इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, ये वाला पूछा गया था किस वजह से जनसंख्या बढ़ती है, समझ रहे हैं? तो इसमें समझिएगा, पहले तो मैं आपको 3 रीजन बताऊंगा। 3 रीजन होते हैं, पहले सोशल रीजन, सामाजिक कारण क्या होता है, दूसरा आर्थिक कारण, और तीसरा और जो कारण होते हैं उनकी वजह से। तो पहले सोशल रीजन समझिए क्या था। सामाजिक कारण है, ड्यू टू ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप एंड लुक आफ्टर मोर चिल्ड्रन। पहली चीज क्या है कि भाई ड्यू टू, पहले क्या होता था कि पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। तो ज्वाइंट फैमिलीज में क्या होता है कि मतलब ज्वाइंट फैमिली इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप एंड लुक, भाई देखभाल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, दादा दादी चाचा चाची बहुत सारे होते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही थी। पहला रीजन क्या हुआ, ड्यू टू ज्वाइंट फैमिली, भाई ज्वाइंट फैमिली की वजह से इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप एंड लुक आफ्टर मोर चिल्ड्रन, यानी भाई कितने यदि बच्चे हो जाते थे उनको देखभाल करने में कोई टेंशन नहीं होता था। दूसरी चीज, मोर चिल्ड्रन आर बोर्न ड्यू टू चाइल्ड मैरिज, सबसे बड़ी चीज ये आपके क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है, भाई जो चाइल्ड मैरिज था जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाल विवाह, कि पहले 12-13 साल में हो जाते थे शादी, भाई इनकी वजह से इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती थी, यानी जो इनकी जो दक्षता थी, क्षमता थी, वो भाई अब 30-35 वर्ष की हो तो उसमें 7-8 हो जाते थे, इस वजह से उनकी जनसंख्या जो थी वृद्धि हो जाती थी। तीसरी कारण क्या है, दूसरा कारण क्या बताया मैंने, ड्यू टू चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह की वजह से। तीसरा, द चिल्ड्रन सोसाइटी बिलीव्स इन ओल्ड ट्रेडिशन, जो इन भारतीय सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी थी वो बहुत पुराने मतलब उसमें क्या बोलते हैं ना, सभ्यताओं में विश्वास रखते, जैसे वेयर बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, भाई क्या होता था कि भाई अगर लड़का पैदा होता तो उसका बड़ा अधिक महत्व होता था। ये आप क्या लिखेंगे कि ओल्ड ट्रेडिशन की वजह से, द इंडियन सोसाइटी बिलीव्स इन ओल्ड ट्रेडिशन वेयर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, यानी जो अगर लड़का पैदा होता था तो उसका ज्यादा महत्व हुआ। चौथा कारण क्या है, द सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन इज फेवर, सबसे बड़ी स्थिति क्या होती थी, जो महिलाएं होती थी वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतलब कि एक फेवर का मतलब जानते हैं क्या होता है, फेवर का मतलब ये होता है कि मतलब कि उनको एक ऐसे स्लेवर, मतलब केवल एक यूजफुल चीजें हुआ, मतलब कि केवल यूज के लिए रखा जाता था फेवर, ठीक है। पांचवा कारण क्या है इसका, बर्थ ऑफ चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज बोन ऑफ गॉड, अब ऐसा माना जाता था, भाई कहते थे कि भाई अगर लड़के पैदा हुए तो बोन ऑफ गॉड का मतलब, पहले ऐसा इसमें बताएंगे आपको, कहते थे अगर एक पैदा हुआ दाहिने हाथ वाला हो गया, दूसरा हो गया बाएं, तो ये क्या है, बोन ऑफ गॉड, यानी कहते थे ना कि ईश्वर की देन है, गॉड मतलब गॉड गिफ्ट कहते थे इनको, कि भगवान गिफ्ट देते हैं तभी जाके इतने लड़के पैदा हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या थी, सोशल टेंडेंसी थी, जिसको हम कह सकते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। मेरी ये 4 रीजन बुक में पढ़िएगा। अब आइए इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताते हैं कि आर्थिक कंडीशन क्या थी जिसकी वजह से लड़के पैदा ज्यादा हो रहे थे। इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति, ड्यू टू
poverty, more children are considered to be economic asset. दरिद्रता गरीबी होती तो आदमी सोचता था भाई जितने लड़के हों उतना मेरा हेल्प करेंगे। क्या लिखा गया? ड्यू टू पॉवर्टी मोर चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एसेट। यानी ये होता था कि आर्थिक जो कंडीशन इस समय क्राइसिस चल रहा है उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, जितने बच्चे हो जाए उतने पैसे कमा के लाएंगे, उतना हमारे साथ लेबर करेंगे, मेरे साथ हेल्प करेंगे, केयरिंग एंड शेयरिंग सहभागिता करेंगे मेरी। ये उनकी टेंडेंसी हुआ करती थी। दूसरा क्या है? डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। पहले क्या होता था? कृषि पे। आज आप भी जानते हैं कि भारत, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब कि कृषि प्रधान देश माना जाता है। वर्ल्ड का क्या भाई एशिया सबसे बड़ा है, एशिया सबसे बड़ा देश माना जाता है। सबसे अधिक यहाँ पे मतलब कि कृषि किया जाता है। मतलब जो यहाँ की आदमी की जो कहने की जो बेसिक इकोनॉमिक कंडीशन जहाँ से स्टैंड होती है, जहाँ से मूलभूत मतलब की आर्थिक स्थिति खड़ी होती है, वो एग्रीकल्चर होता है, किसी भी व्यक्ति का होता है। तो चिल्ड्रन ऑफ पीपल्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हेल्प। मैंने थोड़ी देर पहले इस चीज बताया, ये टेंडेंसी होती थी भाई लड़का का पैदा हो गया, बच्चे पैदा होंगे तो एग्रीकल्चर में क्या करेंगे? कल्टीवेशन में मेरे जो कृषि करूंगा उसमें मेरी हेल्प करेंगे। तो सच एज ग्रेजिंग कैटल्स, क्या होता कि गाय भैंसों को चढ़ाना, एंड प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स, और फसल को दिखवाड़ी करना, ना बहुत सारे काम होते थे। तो ये टेंडेंसी होती थी। तीसरा कारण क्या है? फैसिलिटी इकोनॉमिक विजन, है ना। तो तीसरे कारण क्या होता था कि जो आर्थिक विजन मैंने बताया कि ये होता था भाई जितने ज्यादा हमारे पास बढ़ेंगे उतने मेरी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। पहली क्या होगी कि मतलब कि कैटल को ग्रेज करवाएंगे, मतलब गाय भैंस को चढ़ाएंगे। तो दूसरी चीज क्या होती थी? भाई कल्टीवेशन होगी, उसमें मेरी हेल्प करेंगे। ये टेंडेंसी। द रूरल पीपल्स थिंक दैट एवरी न्यू चाइल्ड इन द फैमिली ब्रिंग्स अ पेयर ऑफ एंड अवर। थोड़ी देर पहले मैंने यही चीज आपको बताया कि जो गांव के लोगों की जो टेंडेंसी होती थी उसमें क्या होती थी कि रूरल पीपल्स थिंक दैट एवरी चाइल्ड इन द फैमिली ब्रिंग अ पेयर ऑफ हैंड ओवर। यानी ये होता था ना कि अगर एक लड़का हुआ तो एक हाथ का जोड़ा हमारे तैयार हो गया। थोड़े पहले ही बता रहा था आपको ना, ये टेंडेंसी ही इम्प्रूव टू द हेल्पिंग हैंड इन द हाउसहोल्ड वर्क। तो यहाँ सिद्ध किया करते थे कि हेल्पिंग हैंड इन हाउसहोल्ड, यानी जो घर का काम होता है उसमें हेल्प करेंगे। दे कंसीडर्ड चिल्ड्रन, मैंने बताया ना, गुण मतलब क्या होता है? गिफ्ट। एक प्रकार का इकोनॉमिक लैंग्वेज में लेकिन गुण माने गिफ्ट होता है, ठीक है। यानी ये उपहार के रूप में दिए जाते हैं, भगवान आर्थिक स्थिति बढ़िया करते हैं। और बहुत अगर तीसरे कारण लिया जाए, पहली चीज तो मैं बताऊंगा इलिटरेसी, निरक्षरता। लोगों को पता नहीं होता कि बच्चे पैदा करने से होता क्या है, ठीक है। इलिटरेसी, लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, ठीक है। Illiterate people are not able to appreciate the problems of our population and large family. जो निरक्षर व्यक्ति होते हैं वो not able to appreciate मतलब क्या होता है? मेंशन करना। अपने परिवार के बारे में ये नहीं मेंशन कर सकते कि भाई हमारे घर में जनसंख्या बढ़ गई, इससे मेरे अंदर क्या डेफिशिएंसी आई, क्या कमी है, ये नहीं बता सकते। They therefore do not pay any attention toward the problem. इसी वजह से वो अपनी समस्याओं पर pay any attention मतलब होता है ध्यान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं did not pay, ध्यान ना दे पाना। दूसरा कारण भाई ये सब माना जाता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है जहां की लड़कियां सबसे पहले एडोलेसेंस हो जाती है, जिसको साइंस में कहते हैं किशोरावस्था। सबसे हॉट क्लाइमेट इंडिया माना जाता है, ट्रॉपिकल है ना इंडिया क्लाइमेट। तो उष्णी अवस्था की वजह से भारत में बहुत जल्दी लड़कियां होती हैं, वो क्या कहते हैं? किशोरावस्था में हो जाती है, ठीक है। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉट, गर्ल्स आर अटेंड प्यूबर्टी या इसको एडोलेसेंस कहते हैं। पुरुष के लिए एडोलेसेंस होता है, तो महिलाओं के लिए प्यूबर्टी होती है। प्यूबर्टी मतलब होता है ना कि वो किशोर हो जाना। प्यूबर्टी इन अर्ली एज, तो मतलब अर्ली एज में तब कम उम्र में ही ऐसा कहा जाता है। भारत का जो तापमान गर्म होने की वजह से यहाँ की लड़कियां बहुत जल्दी क्या करती हैं, मतलब कि माँ बनने की कैपेबिलिटी रखने लगती है। तो ड्यू टू अर्ली मैरिज दे गिव बर्थ और चिल्ड्रन अर्ली। और दूसरा कारण क्या होता था कि यहाँ पे 10-12 साल में शादी होती थी, इसी वजह से बहुत जल्दी यहाँ शादी हो जाती थी, इसलिए जल्दी जनसंख्या बढ़ने लगती थी, लड़के पैदा होने लगते थे। तीसरा कंडीशन आपको बताऊंगा, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि देयर इज द डेथ ऑफ बर्थ कंट्रोल मीन्स ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, पीपल्स डू नॉट मेक यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड टू द डिजायर्ड एक्सटेंट। यानी लोग जो होते हैं वो चाहकर भी इस एक्सटेंट को रोक नहीं पाते। यानी अगर उनकी इच्छा भी रहे कि हम अपनी जनसंख्या अपने लड़के ना पैदा करें तो भी उसको डिजायर्ड अपने एक्सटेंड ना कर पाते थे। और चौथा क्या है? डिमोनाइजिंग डेथ रेट, यानी जो होता है मृत्यु दर का डिमोनाइज होना, माने कम हो जाना। भाई मृत्यु कहाँ होती है इंडिया में? भाई अब तो
बता रहा हूं आपको कि भारत में जो मृत्यु दर है वो पहले कम थी, अब बल्कि बढ़ गई। बढ़ कैसे गई? क्योंकि अब क्या है, जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आ गए। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, मतलब इन होम या आउट होम, घर के बाहर या घर के अंदर। इनसे मृत्यु दर भारत में पहले खुद से मृत्यु होती थी उससे अधिक कहीं इस पर होता है, यह डेटा है। अच्छा, तीसरी चीज क्या बताऊं आपको कि द डेथ रेट इज फास्ट डिमोनाइज्ड इन इंडिया, देयरफॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट बीइंग चेक्ड। और दूसरी चीज क्या बताऊं आपको कि जो जनसंख्या वृद्धि दर होती थी उसको चेक नहीं किया जाता था। ये जब से लोगों की, मतलब पढ़े लिखे लोग, लिटरेट पीपल आने लगे, पहले होता था बस गणना लिखी जाती थी, ये नहीं लिखा जाता था कि मतलब किस रेट से बढ़ रहा है। ये तो जब गणितीय ज्ञान होने लगा उसके बाद इसके आंकड़े प्रस्तुत किए जाने लगे। 21। तो आपको मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा कि इससे प्रभाव क्या पड़ता है, इससे जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है। पहली चीज क्या होती है, पर कैपिटा इनकम कम्स डाउन। जो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो कम होती है। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है? वो क्या होता है? कम डाउन। जनसंख्या एक्सप्लोजन का पहला इफेक्ट क्या होता है कि जो मतलब व्यक्ति की जो क्या कहते हैं कि पर कैपिटा यानी जो व्यक्तिगत आय होती है वो कम हो जाती है। कम कैसे हो जाती है बताऊं? देखिए, द लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गोज डाउन। जो बचत करने वाली होती है और जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तो इंक्रीज हो जाता है, भाई खर्च बढ़ जाएगी, लेकिन जो सेविंग रहेगा वो कम होगा। भाई जो बचत वाला होता है वो कम हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो बढ़ जाता है। ये इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। तीसरा कारण क्या है कि द प्रेशर ऑफ लैंड इंक्रीज एंड यील्ड ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड इज कॉल्ड टू डिमाइनाइजेसिस प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर उस समानुपात में देखा जाए कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक परिवार में अगर 10 लोग हैं, एक परिवार में लगभग 10 व्यक्ति अगर हैं, अगर उनके लिए मतलब एक किसी निश्चित दर से भोजन रखा गया है 5 दिन या 1 महीने 365 दिन के लिए, अगर इसमें इंक्रीमेंट हो जाए 2 12 हो जाएंगे, क्या उनकी जो भरपाई होगी क्या कंप्लीट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, पर कैपिटा इनकम में क्या होता है? कम डाउन होता है। जो व्यक्तिगत आय होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब व्यक्तिगत आय कम हो जाएगी तो जो नेशनल इनकम होती है, जो नेशनल क्या बोलते हैं, जो नेशनल कैपिटा इनकम होती है वो कम हो जाएगी। भाई जब व्यक्तिगत आय कम हो जाएगी तो क्या होगा? जो राष्ट्रीय आय होती है वो अपने आप कम हो जाती है। देखिए चौथा, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। अगर 10 के लिए कुछ दिन के लिए रखा गया है, 5 दिन के लिए रखा गया है, तो अगर 12 हो जाएंगे, भाई अगर एक व्यक्ति है, अगर उसके पास जितनी जमीन है उतना ही है, जमीन तो बढ़ेगी, बढ़ेगा केवल ये, तो आदमी पर